ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, कैसे 11,000 वोल्ट को 4 लाख वोल्ट तक इंक्रीज करता है और फिर वापस 4 लाख वोल्ट को हमारे घरों के लिए 220 वोल्ट की सप्लाई डाउन कर देता है, इसी को समझते हैं आज की इस वीडियो में। वैसे ट्रांसफार्मर बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे होगा करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, लेकिन आप स्टेप और स्टेप डाउन की ही बात करेंगे। जो वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जो इस ट्रांसफार्मर की इक्विपमेंट की है। ट्रांसफार्मर का यह मेन टैंक होता है, इसके ऊपर लगा रहता है कंजर्वेटर, इसके अंदर ऑयल भरा रहता है। ट्रांसफार्मर का यह जो मेन टैंक है, यह पूरा का पूरा ऑयल से भरा रहता है और इसके अंदर जो भी ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग है वह सेट रहती है और इस कंजर्वेटर में भी सेम वही ऑयल भरा रहता है जो ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर होता है। एक तरीके से एक ट्रांसफार्मर के लिए एक्स्ट्रा ऑयल है। जब मेन टैंक में ऑयल कम हो जाता है तो कंजर्वेटर से ऑयल मेन टैंक में चला जाता है। इसका एक और काम है, यह साइड में लगा इक्विपमेंट जिसको ब्रीदर बोलते हैं, जो कंजर्वेटर से जुड़ा रहता है। जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ट्रांसफार्मर भी सांस लेता है। इस ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल होता है जो ट्रांसफार्मर को बाहर से हवा खींचता है, तो हवा में जो भी मॉइस्चर कंटेंट होता है उस मॉइस्चर को सिलिका जेल सोख लेता है। यह जो पाइप सा लगा है इसको बोलते हैं एक्सप्लोजन बेंट, जिसका काम होता है कभी कभी ट्रांसफार्मर फुल लोड पर होता है या कभी कोई अंदर ऐसा ट्रांसफार्मर के फॉल्ट आ जाता है तो इसके अंदर ऑयल होता है वह एक्सपेंड करता है। जैसे हमारे घरों में प्रेशर कुकर में प्रेशर बनते ही सीटी ऊपर उछल जाती है, ठीक वैसे ही यहाँ जब खुल जाता है तो ट्रांसफार्मर टैंक ब्लास्ट ना हो जाए, इसे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं। इनमें जो ऑयल होता है वह फॉल्ट कंडीशन में सिक्योर करने के लिए ट्रांसफार्मर के साइड में ज़मीन के अंदर एक बहुत बड़ा टैंक बनाया जाता है और उस टैंक के अंदर यह जो ट्रांसफार्मर का मेन टैंक है इसे पाइप से जोड़ दिया जाता है ताकि जब भी फॉल्ट हो ट्रांसफार्मर का पूरा ऑयल इस ट्रांसफार्मर से जो ज़मीन में बनाया हुआ टैंक है उसके अंदर चला जाए ताकि ब्लास्ट ना हो। जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं जो 400 kVA का होता है उसमें लगभग 450 लीटर तक ऑयल आता है, तो यदि ट्रांसफार्मर का मेन टैंक ब्लास्ट हो जाए तो ऑयल पूरा का पूरा शहर में फैल जाएगा और शहर में आग लग सकती है। इसीलिए जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सिक्योर रखा जाता है। ट्रांसफार्मर के साइड में आप ये देख रहे हैं पाइप, इनको बोलते हैं कूलिंग पाइप और रेडिएटर। जो ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल होता है उसको ठंडा करने के लिए काम में आते हैं। जैसा कि आप इनको देख सकते हो, साइज में एकदम पतले पतले और इनके बीच में से हवा पास हो सकती है, तो हवा से इस ऑयल की कूलिंग होती रहती है। जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसमें कूलिंग टैंक के अंदर में बड़े बड़े फैन भी लगे रहते हैं। जब ट्रांसफार्मर फुल लोड पर चलता है तो ऑयल में हीटिंग बढ़ जाती है, तो ये फैन ऑन हो जाते हैं, इस ऑयल को कूल करते हैं। जब ऑयल गर्म होता है तब गर्म होकर ऊपर उठता है और ऊपर उठकर इन कूलिंग ट्यूब के अंदर चला जाता है और ठंडा होकर वापस नीचे चला जाता है और ऐसे ही ऑयल सर्कुलेट होता रहता है। पावर ट्रांसफार्मर के अंदर कूलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक तो हीट बढ़ेगी तो अंदर जो बाइंडिंग है उनका इंसुलेशन डैमेज हो सकता है और उसमें ऑयल में आग लग सकती है और ब्लास्ट भी हो सकता है। जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है उससे यदि 10 सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ट्रांसफार्मर की लाइफ 50% तक घट जाती है। आगे जो ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग होती है उनका जो बाहर से कनेक्शन होता है उनको बोलते हैं बुशिंग। यहाँ पर इसको देख सकते हैं, इनमें से 3 लो वोल्टेज सप्लाई के लिए होती है और आउटपुट में जो लगे हुए हैं 3 उनमें हाई वोल्टेज कनेक्ट किया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, इस पावर ट्रांसफार्मर में एक मेन चीज और होती है जो कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच में लगी रहती है, जिसको बोलते हैं बकोल्ज रिले। यह रिले ट्रांसफार्मर का जो टैंक है यदि उसमें कोई फॉल्ट की वजह से यदि ऑयल एक्सपेंड करता है तो यह रिले एक्टिवेट हो जाएगी और ट्रांसफार्मर का शट डाउन कर देती है। यह रिले सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफार्मर जो भी इंटरनल फॉल्ट है उनकी सिक्योरिटी के लिए होती है।
ट्रांसफार्मर के बाहर कुछ भी होता है इससे उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन ट्रांसफार्मर के अंदर जो कुछ भी होता है उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इसी रिले की होती है। यह रिले प्रेशर बढ़ने से ऑपरेट होती है। जैसे एक ट्यूब में उसके मरकरी भरा होता है तो प्रेशर बढ़ता है तो यह ट्यूब सीधी हो जाएगी और कनेक्शन बन जाएगा, रिले ऑपरेट हो जाएगा और पावर ट्रांसफार्मर के सिक्योरिटी इक्विपमेंट बाहर की तरफ लगे रहते हैं। जैसे लाइटिंग अरेस्टर को सेट किया जाता है इसके बाहर साइड में, ताकि आसमानी बिजली कभी गिरे तो ट्रांसफार्मर को कोई नुकसान ना हो। और साथ में जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर मीटर भी लगे रहते हैं, इसके टेम्परेचर और केवीए की रेटिंग को चेक करते रहते हैं। अब बात करते हैं यह ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप और स्टेप डाउन कैसे कर देता है। पास से निकले हों उनकी आवाज़ ज़मीन पर आसानी से सुनाई देती है, क्योंकि यह जो हाई वोल्टेज का कंडक्टर होता है अपने आसपास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से यदि आप वायर के पास भी चले जाते हैं तो बिना टच के किए भी आपको ज़बरदस्त इलेक्ट्रिसिटी शॉक लग सकता है। और यहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल यूज होता है। ट्रांसफार्मर में आपको पता है हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वह एसी सप्लाई होती है और ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को कम और ज़्यादा करता है। डीसी में यह काम नहीं करता बिकॉज इसके ऑफ डीसी सप्लाई इंडक्शन विल बी शॉर्ट सर्किट, यानी डीसी सप्लाई पर हमारी जो बाइंडिंग है शॉर्ट सर्किट हो जाती है। और जो एसी वोल्टेज होती है उसका नेचर अल्टरनेटिंग होता है, यह एक जगह नहीं रुकता, समय के साथ वेरी करता रहता है। अब जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें एसी कॉइल लगी रहती है कि जब हम इस कॉइल को एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं उसमें टाइम बेरिंग फ्लक्स जनरेट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। और एसी ही सेम टू सेम कॉइल दूसरे साइड में एक और कनेक्ट कर देते हैं तो यह फ्लक्स क्या होगा कि कॉइल को कट करेगा, यानी यह प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स है सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंक करेगा। ये सेकेंडरी वाइंडिंग है ना, इसमें भी ईएमएफ जनरेट होगा जिसको हम सिंपल भाषा में वोल्टेज बोल सकते हैं। और यह जो दोनों कॉइल हैं एक को प्राइमरी और उधर वाली को सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। अब यह जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है इसको एक कोर के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है और ये जो फ्लक्स है इसको प्रॉपर रास्ता मिल जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंचने के लिए। यह जो ट्रांसफार्मर की कोर है यह एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, यह फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनाई जाती है जिसकी प्राइमेबिलिटी हाई होती है। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्राइमेबिलिटी कितनी होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन पे करके बताइए। ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जिसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसी के बीच में इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्शन नहीं होता, किसी भी तरह के बीच में दोनों कॉइल के बीच कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता या इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता। आगे देखिए, जो भी कनेक्शन होता है वो हवा में होता है। अब यहाँ से जो भी वोल्टेज की स्टेप और स्टेप डाउन की प्रोसेस है वह शुरू होती है। जैसे हमारी प्राइमरी वाइंडिंग मान लो यहाँ पे शॉर्ट टर्न दिया गया है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें भी हम शॉर्ट टर्न दे दिए हैं। जो सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होगा वह एकदम बराबर होगा प्राइमरी के, क्योंकि जो प्राइमरी का टर्न है नंबर ऑफ कॉइल की संख्या और सेकेंडरी के बराबर है। इसका मतलब यह है कि सभी के सभी टर्न उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वह टोटल ईएमएफ के बराबर होगा, यानी कि नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी टर्न इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ सेकेंडरी वाइंडिंग। और सेम टू सेम जो प्राइमरी वाइंडिंग में हो जाएगा जिसमें नंबर ऑफ टर्न होगा उतना ही वोल्टेज उत्पन्न होगा, यह आपस में बराबर हो। सेम टू सेम प्राइमरी वाइंडिंग में हो जाएगा जिनमें नंबर ऑफ टर्न होगा उतना ही वोल्टेज उत्पन्न होगा, यानी जब नंबर ऑफ टर्न की संख्या जितनी होगी उतना ही हमारा वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, उत्पन्न होगा। यह आपस में बराबर होने के कारण दोनों में वोल्टेज सेम उत्पन्न होता है। मैं क्या करता हूँ, जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें 100 टर्न नहीं रखता हूँ, लेकिन जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें 50 टर्न ही रख देता हूँ। प्राइमरी वाइंडिंग में 100 टर्न और सेकेंडरी वाइंडिंग में 50 कर देता हूँ। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होगा कि जो 50 टर्न है उतना ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी उत्पन्न होगा, क्योंकि प्राइमरी में नंबर ऑफ कॉइल की संख्या 100 है और सेकेंडरी में नंबर ऑफ कॉइल की संख्या मैं 100 से कम करके 50 कर दिया हूँ।
अब जिस 85 टर्न में 85 कॉइल में हमारे ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि अभी मैं कह रहा था कि जो एक टर्न है उसमें एक टर्न में ही ईएमएफ उत्पन्न होती है या इंड्यूस होती है। इसका ये मतलब है कि सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज है कम इंड्यूस होगा प्राइमरी की अपेक्षा, क्योंकि प्राइमरी में जो टर्न की संख्या यानी कॉइल की संख्या वो 100 है और जो सेकेंडरी में है टर्न की संख्या वो 50 है। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि ईएमएफ इंड्यूस इन प्राइमरी वाइंडिंग और ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी वाइंडिंग इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी वाइंडिंग और नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी वाइंडिंग, सेम टू सेम जो आपने ऊपर अभी देखा है वही है। अभी मैं क्या किया था कि जो प्राइमरी वाइंडिंग थी उसमें 100 टर्न किए थे और जो सेकेंडरी वाइंडिंग थी उसमें 150 टर्न कर दिए थे। जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग उसमें 50 टर्न कर दिए थे। और मान लो प्राइमरी वाइंडिंग में मैं 100 वोल्ट लगाता हूँ, यानी हम यहाँ पे 100 वोल्ट सप्लाई देता हूँ, 100 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाता हूँ, तो इस फार्मूले से यहाँ मुझे सेकेंडरी वाइंडिंग में 50 वोल्ट ही मिलेगा। इस फार्मूले से हमें यहाँ पे 50 वोल्ट ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इस टाइम में हमारा जो फार्मूला है, हम इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे हमें 50 वोल्ट मिलता है। और इसके पीछे जो प्रोसेस थी अभी आपको बता दिए थे। और इसी तरीके से वोल्टेज को डाउन किया जाता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज तक और लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज तक हम लोग कम और ज़्यादा कर लेते हैं नंबर ऑफ टर्न, कॉइल की संख्या को घटा के बढ़ा करके। तब जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है तो उसमें हम नंबर ऑफ टर्न को बढ़ा देंगे तो सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज बढ़ जाएगा। और इसी फार्मूले को थोड़ा आगे हम देखते हैं, यदि हम इस फार्मूले को आगे समझेंगे तो करंट भी आ जाता है। यहाँ पे हमें बताता है कि करंट को भी निकाल सकते हैं, हम करंट भी बता सकते हैं। यहाँ पे प्राइमरी नंबर ऑफ ईएमएफ दिए है और सेकेंडरी ईएमएफ दिया है, और नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी इक्वल टू सेकेंडरी करंट और बटे प्राइमरी करंट। करंट वोल्टेज का जस्ट अपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है। यदि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट डाउन होगा। यहाँ पे हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा जो करंट होता है डिक्रीज होता है, यानी कम होता है। क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है सिर्फ है वोल्टेज और करंट को ही परिवर्तित करता है, पावर को नहीं करता। यानी पावर यहाँ पे जो होती है प्राइमरी और सेकेंडरी में दोनों में बराबर होती है पावर। तो हमें इससे ये सीखने को मिला कि करंट और वोल्टेज को कैसे परिवर्तित करता है, पावर हमारी सेम रहती है। आगे चल के देखते हैं। तो जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता है तो उसमें ऐसे 3 बाइंडिंग लगी रहती हैं। एक तरीके से थ्री फेज ट्रांसफार्मर को हम 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं। लेकिन जब ट्रांसफार्मर को डिजाइन किया जाता है, यहाँ जो सेकेंडरी बाइंडिंग होती है इसको इस प्राइमरी बाइंडिंग के अंदर सेट किया जाता है इस तरीके से, और तीनों बाइंडिंग को ट्रांसफार्मर कोर के अंदर सेट कर दिया जाता है। और यह जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो कोर होती है स्टील लेमिनेशन की होती है, जिस पर हल्का इंसुलेशन किया जाता है। एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए जो ट्रांसफार्मर की लो वोल्टेज साइड होती है वह डेल्टा से कनेक्ट रहती है और हाई वोल्टेज साइड स्टार से कनेक्ट रहती है। स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि 3 फेस होते हैं और एक न्यूट्रल वायर होता है, और जो लाइन वोल्टेज होता है उसमें √3 टाइम ऑफ फेस वोल्टेज बढ़ जाता है। यह ट्रांसफार्मर के सभी बाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी इनको बूसिंग के थ्रू बाहर कनेक्शन ले लिया जाता है और बाद में इन ट्रांसफार्मर टैंक में डाल के उसमें ऑयल फुल फिल कर दिया जाता है। आपको मैं बता दूं, ट्रांसफार्मर में मिनरल ऑयल यूज होता है और यह काफ़ी महंगा भी होता है। तो यह GSS वालों ने ट्रांसफार्मर ऑयल को बेच देते हैं पैसा कमाने के लिए। तो जब वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जाता है तो ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ लॉसेस होते हैं, जैसे एडी करंट लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस और कॉपर लॉसेस। तो इनसे हीट निकलती है और यह जो ऑयल होता है तो ये ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए काम में लिया जाता है। एक और बात बता दूं कि ट्रांसफार्मर की जो बाइंडिंग होती है उसमें जितने भी टर्न होते हैं वह इंसुलेटेड होते हैं, उन पर इंसुलेशन होता है। और यदि इतनी बड़ी बाइंडिंग में से एक टर्न का भी इंसुलेशन उतर जाता है तो ट्रांसफार्मर में हीटिंग बढ़ जाएगी, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने लग जाएगा और फिर कुछ भी हो सकता है। और इन्हीं इंटरनल जो फॉल्ट हैं इनके लिए बकुल रिले ट्रांसफार्मर के अंदर लगी रहती है। फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर का जो काम करने का तरीका है वह 3 फेस इंडक्शन मोटर से मिलती जुलती रहती है।
थ्री फेस इंडक्शन मोटर को एक तरीके से रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, जिसकी सेकेंडरी साइड शॉर्ट सर्किटेड होती है। लेकिन इंडक्शन मोटर एक मैकेनिकल डिवाइस है जो उसकी एफिशिएंसी भी कम होती है, लेकिन जो ट्रांसफार्मर है, सभी जितनी इलेक्ट्रिकल मशीनें हैं, जनरेटर, मोटर, तो इनमें से सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की ही होती है, क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। अब यह जो ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग लगी रहती है, यह अलग अलग टाइप की होती है। मेरे ख्याल से लगभग समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ट्रांसफार्मर के वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन कैसे करता है। बहुत बेसिक बात थी, ये छोटी मोटी बात थी। वैसे देखा जाए तो ट्रांसफार्मर में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें आपको एक तरह से वीडियो बनाया जाए तो बहुत वीडियो बनेंगे। आप लोग को ये समझ में आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों